उत्तराखंड के नए सीएम होंगे तीरथ सिंह रावत। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह। गढ़वाल से बीजेपी सांसद हैं तीरथ सिंह। हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। सदन में चर्चा जारी। कांग्रेस की मांग, स्पीकर गुप्त वोटिंग की दें इजाजत। बंगाल में नामांकन से पहले ममता ने की पदयात्रा। शिव मंदिर में किया जलाभिषेक। हल्दिया में दाखिल किया नामांकन। और हिमाचल के चंबा में भीषण सड़क हादसा। बस खाई में गिरने से 6 की मौत, 13 गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में किया गया भर्ती। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन खबर दोपहर में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। देहरादून में बीजेपी विधायक मंडल की बैठक में इसका फैसला लिया गया। बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते दिन सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब राज्य को नया सीएम मिला है। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीजेपी में राज्य स्तर के कई पदों पर रहे, कमेटियों का हिस्सा भी बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम का प्रस्ताव रखा था। विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये पदभार दिया। मैं गांव से आया हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया। एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहाँ तक होगा वो उनकी। और आज मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने किया है, और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और पंजाब विधानसभा में अकाली विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है और सदन से वॉकआउट भी किया। इस दौरान अकाली दल के विधायक विक्रम मजीठिया ने ये आरोप लगाए, अपनी मांगों को लेकर 8 मार्च को प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी के आरोप लगाए। अकाली दल ने बदसलूकी करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की है। और चले इसी बीच रुक करते बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पीसी चाको ने कांग्रेस छोड़ दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पीसी चाको ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा पीसी चाको ने भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता पीसी चाको ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, पीसी चाको का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पीसी चाको ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। एक के बाद एक लगातार नेताओं का पार्टी को छोड़कर जाना, ऐसे में समस्या कांग्रेस के लिए एक बार फिर से बनती हुई, क्योंकि अब पीसी चाको ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। तो कांग्रेस के लिए फिर से यहां पर एक समस्या खड़ी होते हुए आपको बता दें कि पीसी चाको ने इस्तीफा देते हुए सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया।
इस वक्त की ये बड़ी खबर। चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में नेताओं का पार्टी छोड़कर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और चले इसे भी शुरू करते हैं बाकी की खबरों की ओर। काशी में गंगा किनारे के 84 घाटों पर सफाई महाअभियान चलाया गया। इसके लिए 2000 से ज्यादा लोग श्रमदान में जुटे रहे। अपने संसदीय क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर रखने वाले काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाअभियान पर भी संज्ञान लिया और सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मां गंगा की सेवा में काशी वासियों के समर्पण भाव ने एक बार फिर मुझे अभिभूत कर दिया। 84 घाटों पर चलाए गए महाअभियान में कई टन कचरा साफ किया गया। इस मुहिम में जुटे सभी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। वहीं बीजेपी के बढ़ते दबाव के चलते गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को मनसुख हिरेन हत्या मामले में एपीआई सचिन वजय को क्राइम ब्रांच से हटाने का आदेश दिया है। अब सचिन वजय को पुलिस महकमे में किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा। अनिल देशमुख ने इस बात की जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा में दी। बता दें कि मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने सचिन वजय पर उनके पति की हत्या का आरोप लगाया है। विमला ने कहा कि वजय ने उनके पति से कहा था वो एंटीलिया मामले में गिरफ्तार हो जाएं, उसके बाद वो उनकी बेल करवा देंगे। बता दें कि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि सचिन वजय ने मनसुख का कत्ल किया है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने और पंजाब सरकार में वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। हरीश रावत ने चंडीगढ़ के पंजाब भवन में बुधवार सुबह ब्रेकफास्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस मुलाकात के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू इसी बात पर अड़े रहे कि या तो उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर पंजाब कैबिनेट में पुराना पोर्टफोलियो ही दोबारा दे दिया जाए। सिद्धू पहले लोकल बॉडी विभाग देख रहे थे, जिसे अब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पास रख लिया है। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने के बाद हरीश रावत जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करके इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बुंदेलखंड में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जालौन और ललितपुर के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने रसीन बांध का लोकार्पण करने के बाद सेल्फी भी ली। इसके बाद मंच पर पहुंचते ही जनता ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया, तो मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि सुबह करीब 11 बजे चित्रकूट के चौधरी चरण सिंह रसीन बांध सिंचाई परियोजना स्थल पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा था। यहाँ पर प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता समेत कई नेताओं और अधिकारियों ने फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पास ही के पार्क में शिव मंदिर में पहुंचे, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडितों ने पूजा अर्चना करवाई और फिर मुख्यमंत्री ने 140.20 करोड़ लागत से बने रसीन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से क्षेत्र के 17 गांवों में 3635 किसानों को 2290 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपने खुद के कमीशन पर विचार कर रही है। पे कमीशन पर विचार किया जा रहा है, इस पर काफी समय से चर्चा चल रही है। पंजाब सरकार की ओर से अपने बजट में छठे पे कमीशन को लागू करने की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, इसका प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन करने के बाद इसे यहां पर लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। ये बात उन्होंने अपने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा, अपने दिल्ली दौरे के दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को उनके समक्ष प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया कि स्वर्णिम रथ यात्रा के शुभारंभ को लेकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया है।
बात को लेकर के भी विचार चले हुए हैं कि भी ये भी क्या किया जा सकता है क्या, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक अभी जो पंजाब का बजट प्रस्तुत हुआ 8 तारीख को, उस बजट के मुताबिक जो है, जो उन्होंने बातें कही हैं उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हिमाचल प्रदेश में होंगी, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उन सारी चीज़ों को हम एक बार तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपने खुद के पे कमीशन पर विचार कर रही है। हालांकि चर्चा काफी समय से चल रही है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से अपने बजट में छठे पे कमीशन को लागू करने की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, इसका प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन करने के बाद इस पर लागू करने पर विचार किया जाएगा। बता दें, ये बात उन्होंने अपने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, देखिए। একজন সুষমা শহীদ পরিবারের মেয়ে এবং আরেকজন হচ্ছে আব্দুল সামাদ, চারজনকে দিয়ে আমার নমিনেশনের প্রপোজাল হয়েছে। সুফিয়ান আমার চিফ ইলেকশন এজেন্ট হয়েছে। আমি এই কাজগুলো করে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে এলাম। এবার আমার কিছু ছোটখাটো প্রোগ্রাম আছে, নন্দীগ্রামে কিছু ভিজিট আছে, আমি সেখানে যাব করব। তারপর আমি কালকে সকালবেলা কলকাতা ফিরে যাব, কারণ যেহেতু কালকে আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে। আমি আজকেই চলে যেতে পারতাম, কিন্তু কিছু কিছু রিকোয়েস্ট থাকায় আমাকে সেগুলো একটু অ্যাটেন্ড করতে হবে। থ্যাংক ইউ। और चले रुक करते हैं बाकी की खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के विजय चौक पर किसान कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी मौजूद रही। वहीं प्रदर्शनकारियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में भरकर अपने साथ पुलिस ले गई। में 2 मिनट के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि संसद में दी जाए, हमारी मांग है। और 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि किसान शहीदों को दी जाए। कल भी आपने देखा टीकरी बॉर्डर पर एक हमारे किसान भाई शहीद हो गए और रात को बारिश आ रही है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है, लेकिन तानाशाह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मांग करने कि 250 जो किसान अब तक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि संसद में दी जाए। हम पत्र भी देना चाहते हैं, हम लगातार लिख चुके हैं कि 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सरकार उनको दे और 250 जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए उनको संसद में श्रद्धांजलि दी जाए। संसद में हम यही मांग कर रहे हैं कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कि संसद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जब खड़े हुए तो भाजपा की सरकार ने उनका मजाक उड़ाया। वो उनका मजाक नहीं, वो 65 करोड़ की आबादी का मजाक था, देश के किसानों का, नौजवानों का मजाक था। हम मांग करने आए कि जो हमारे किसान परिवार के लोग इसमें शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दी जाए। हम किसान कांग्रेस से हैं और हमने लगातार अभी पीछे भी प्रधानमंत्री जी को 101 गांव की मिट्टी देने का कार्यक्रम किया था, लेकिन वहां भी हमें नहीं जाने दिया गया। आज हम संसद में प्रधानमंत्री जी से मांग करने आए शांतिपूर्ण तरीके से कि ये संसद जो है देश की जनता के लिए बना है। उन्होंने आपको चुन के भेजा है। जब 250 किसान इसमें शहीद हो चुके तो उनको श्रद्धांजलि संसद में क्यों नहीं दी जा सकती? उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद से ही तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी ने साख बचाने के लिए सीएम बदला है, लेकिन वहां पर अब बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार का काम रहा है बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है और उत्तराखंड की जनता ने
एक अजब तरीके का ना विकास देखा है, ना कोई काम होते देखा है, ना कोई कार्यक्रम देखे हैं। भ्रष्टाचार की बहुत बातें वहाँ से आती रही हैं, मुख्यमंत्री से, दफ्तर से जुड़ी हुई, औरों से जुड़ी हुई। तो बीजेपी को भी मेरे ख्याल से ये पता चल गया था कि अब की बार जब चुनाव आएंगे उनका पत्ता साफ हो जाएगा। तो अपनी खोई हुई जो बिल्कुल ही ख़त्म साख है उसको शायद थोड़ा बहुत बचाने के लिए उनको लगा होगा कि मुख्यमंत्री बदल दें, कुछ मौका मिल जाए, कुछ चेंज हो जाए। लेकिन जो बीजेपी का वहाँ भविष्य है उससे इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब ये जो जिस तरह की हालत में है वहाँ पार्टी, इससे बेहतर अब सुधर नहीं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने दुष्यंत चौटाला, सीएम ममता बनर्जी और कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। हमारा सौभाग्य है कि दो वैक्सीन हम डेवलप किए हैं और सरकार ने जो पड़ोसी देश हैं विशेष रूप से उनको मुफ्त में टीका कोविड-19 से के खिलाफ जो टीका बना है वो भेजा है। और आज पाकिस्तान को भी इसी तरह से मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। ये एक अच्छा कदम है, एक सद्भाव एक दूसरे देशों के बीच में आने का। उम्मीद है कि पाकिस्तान इसको रेसिप्रोकेट करेगा। शुरू से ही अंतर्द्वंद है और विशेष रूप से किसान आंदोलन को लेकर तो एकदम खुलम खुला लोग प्रतिवाद करने लगे हैं। ख़ास तौर से जेजेपी के कई विधायक ये खुल के भी उन्होंने बयान दिया है कि सरकार का आखिरी दिन अब गठबंधन का होना चाहिए, सरकार को जाना चाहिए। जब सरकार बनी नहीं थी और नतीजे आए थे तभी ये कि कांग्रेस से मिलके भी ये सरकार बना सकते थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ठीक समझा और वो सरकार बना रहे। अब चुनाव तो घोषणा हो चुकी है, चुनाव की तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। नंदीग्राम में पर्चा दाखिल करने के इरादे से तैयारी से वो जाती हैं ममता जी और अपने आप को हिंदू बताती हैं, ब्राह्मण बताती हैं और चंडी पाठ का भी उच्चारण करते हैं। ये मैं नहीं समझता कि एक राजनीतिक मंच से इस तरह का। देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी कार में विस्फोटक बरामद होने का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। मनसुख हिरेन मौत मामले में बीजेपी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा, देखिए। जिस तरह हमारे मुकेश अंबानी के घर पर जो स्कॉर्पियो मतलब खड़ी थी उसमें स्फोटक भी थे और उसके बाद जो मतलब स्कॉर्पियो जो मालिक है, ये मालिक की हत्या हुई है तो इसकी एनआईए इंक्वायरी कर ही रही है। लेकिन जो बीजेपी के एमएलए ने मांग किया है तो सही है कि भाई ये सरकार का खूनी है और ये सरकार काम सुनी कर रही है और जो सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर है उसका जो एक्टिविटीज है डाउटफुल है और इनका भी मतलब ये जो इसके मालिक की हत्या हुई उसके बीच उनका भी हाथ हो सकता है। इसीलिए मतलब उनको सस्पेंड करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। जो मांग किया है ये तो सही है और सरकार ने मतलब एक्शन लेने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में सीएम का चेहरा बदल गया, वहीं इस सियासी उठापटक पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा, देखिए। कोई उठापटक नहीं है राजनीति में। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सबको ये पता नहीं होता है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे राजनीति में, पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। एक सिपाही की तरफ से हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। आज एक दायित्व आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों इसके पास है। दायित्व परिवर्तन होते रहता है। एक दायित्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद नए दायित्व का इंतजार रहता है। कार्यकर्ताओं का फिर से कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है। सर, जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है कि गोल्डन मोमेंट मेरे लिए ये था कि मैं 4 साल इस राज्य का सेवा कर पाया और पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी उसके साथ हम चलेंगे। हाँ, तो कार्यकर्ता तो है ही। सिपाही जैसे सीमाओं पर खड़ा रहता है, जितने समय उसको कमांडर आदेश देता है वो उतना रहता है।
और वो फक्र महसूस करता है कि उसने सीमाओं की रक्षा की। इसी तरह से माननीय त्रिवेंद्र जी ने भी अपना बयान दिया है और एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह से दिया है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जितने भी भ्रष्टाचार जो हुए जिसको चुनाव में आने के लिए उससे दबाया जा सके, इसलिए इस्तीफा कराया गया है। कांग्रेस के भ्रष्टाचारों का पुलिंदा हमारे पास है, हम जानते हैं। इसी कारण से कांग्रेस आज लीडर अपोजिशन अपना नहीं बना पा रही है केंद्र में। आप सब जानते हैं, पूरे देश को पता है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सारी स्टेट्स भारत की एक एक करके उनके हाथ से निकल गई। बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्टेट्स में वो जीते, तो वो भी जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो एक एक करके पार्लियामेंट के चुनाव में वो भी उनके हाथ से निकल गई। तो इसलिए उनका ये कहना अच्छा नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी और टीएमसी ने बंगाल में चुनाव को इतना नीचे गिरा दिया है कि बंगाल के लोग खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो ब्राह्मण महिला हैं और बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं है। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। मजबूरी का नाम शुक्रिया और उसका नतीजा ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पर थी कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो। बारामूला जिले के सोपोर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने अलबदर कमांडर गनई ख्वाजा को मार गिराने में सफलता पाई है। इस संबंध में कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने यह बताया कि शोपियां पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी की। इसी दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में गनई ख्वाजा मारा गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से भाग निकले। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सोपुर पुलिस सीआरपी आर्मी को इन्फॉर्म कर दी और सबसे पहले सोपुर पुलिस गई मौके पर। जो ही कॉर्डर लगाने का प्रयास किया गया, अंदर से फायर आया, इनकाउंटर शुरू हो गया। बाद में आर्मी सीआरपी ज्वाइन कर लिया ऑपरेशन को और इनकाउंटर के दौरान गन्नी ख्वाजा मारे गए। और वहाँ से हम लोग को जैसा खबर मिला है कि 2 टेररिस्ट कॉर्डर लगने के टाइम भाग गए थे। इसका बैकग्राउंड यह है कि 2000 में ये पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग करने के लिए, फिर 2002 में वापस आया और 5 साल तक एक्टिव रहा बारामूला नॉर्थ कश्मीर में। उसके बाद 2007 में पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, ये जेल में रहा, पीएसए भी इसका हुआ, फिर 2008 में रिलीज हो गया और 2008 से 2018 तक यानी दिसंबर 17 तक ये OHW का काम करता रहा, मिलिटेंट के लिए स्लीपर सेल का काम करता रहा और फिर जनवरी 2018 में फिर से ये एक्टिव हो गया। 5 अगस्त 2019 के बाद यह HM छोड़ के अलबदर का चीफ बन गया और जैसा हम सब जानते हैं कि 2020 से पाकिस्तान के इशारे पर अलबदर को फिर से एक्टिवेट किया गया और बहुत सारे टेररिस्ट रैंक में नए लड़कों को भर्ती किया। साउथ कश्मीर खुद जाके ये शोपियान पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अलबदर को एक्टिवेट किया। जितने भी नए लड़के टेररिस्ट मारे गए अलबदर का, इसी के थ्रू रिक्रूट हुआ है। और उसके अलावा दूसरा इसका काम होता था कि जो पाकिस्तान से नया ग्रुप आता था उसको हंदवारा कुपवारा एरिया में रिसीव करता था और उसको नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर में फर्दर प्लेस पर। साइलेंट किलर के नाम से मशहूर INS करंज पनडुब्बी आज नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गई है। यह पनडुब्बी बिना किसी आवाज के दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर तबाह कर देती है। नौसेना के मुंबई स्थित पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत करंज को जंगी बेड़े में शामिल किया गया है। फ्रांस की मदद से INS करंज को मंझगांव डॉकयार्ड्स ने तैयार किया है। इससे पहले स्कॉर्पिन क्लास की कलवरी और खंडेरी भी जंगी बेड़े में शामिल हो गई हैं, जबकि बाकी चौथी पनडुब्बी के समुद्र ट्रायल चल रहे हैं।
5वीं पनडुब्बी वागीर को भी समुद्र में लॉन्च कर दिया गया है। जैसे जैसे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अब इस सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य अखंड बनाने की तैयारी भी लगातार की जा रही है। INS करंज कलावरी क्लास की तीसरी सबमरीन है। ये पनडुब्बी 221 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची और गहराई 19 फुट 1565 टन वजनी है। इसमें मशीनरी सेटअप इस तरह किया गया है कि इसमें लगभग 11 किलोमीटर लंबी पाइप फिटिंग है। यूपी के सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के पलटा देवी मंदिर से लौटकर आ रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी श्रद्धालु मंदिर से मुंडन संस्कार करके वापस लौट रहे थे। बता दें कि ट्रॉली पर 25 से ज्यादा लोग सवार थे। सभी घायल शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के हड़ावा गांव से निवासी हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली से निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। आप लोग कहाँ से आ रही थी जो ये दुर्घटना? हमारे मामू लड़का मुड़ा रहा बोलाए हमरे आई नहीं ओकरे बाद में हमरे आग मोड़ जब वही हमरे आग है जो डोया पुल बा वही रोक लिए हमारे ओकरे बाद से चाबी ले गए हमरे लेके चाबी ला बाका कावा के आज मतलब लोग घायल हुए हैं उसमें, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं थी, माइनर इंजरीज थी, अब्रेशन वगैरह ही था, तो उनको ट्रीटमेंट देके और छुट्टी कर दी गई है। हमारे यहाँ पर भी गंभीर नहीं है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिली संदिग्ध कार के कथित मालिक मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर बीजेपी ने विधान भवन के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मामले में मनसुख की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई FIR के आधार पर पुलिस API सचिन वजे को गिरफ्तार करने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने हाथों में बैनर रखा और उसमें लिखा कि सचिन वजे को तुरंत अरेस्ट किया जाए, सस्पेंड किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि उनका विभाग बदला जा रहा है। और फिलहाल खबर दोपहर के खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।